ऑलराइट, सो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्लास हमारी चल रही थी, जिसमें हमने ऑन पेज एसईओ के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं ऑन साइट जो हम अपनी साइट पर करते हैं जिसको ऑप्टिमाइज़ करने से हमारी साइट को रैंक करने में आसानी हो। ठीक है, तो उसमें हमने 2 बार ये क्लास ली है और दोनों बार मैंने इस चीज़ को समझाया है कि ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, व्हाट आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स, जिसमें टाइटल टैग्स की हमने बात की थी। ठीक है, कि टाइटल टैग्स बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए और ऐसा लिखना होना चाहिए कि आदमी उस पर क्लिक करने से रह न पाए, और ये आगे की तरफ कुछ ऐसे ज़्यादा मतलब परफेक्ट टाइटल टैग होना चाहिए कि उसके आगे जो है डॉट 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 का जो आ जाता है कि आगे भी पढ़ने के लिए कुछ हो, ऐसा ना हो। उसके लिए हमने ये टूल बताया था मॉज का, जो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि क्या आपका जो टाइटल है वो गूगल सर्च पर कट तो नहीं हो रहा है। राइट, कुछ भी आप यहाँ पे अगर सर्च कर रहे हो तो। राइट, ये परफेक्ट टाइटल टैग है, 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज वेट, इट इज़ परफेक्ट। 21 टिप्स टू फॉर वेट लॉस दैट एक्चुअली वर्क, एवरीडे हेल्थ का है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए वेब एमडी का है। उसके बाद ये देखिए ये कट हो रहा है, तो ये कट ना हो इसके लिए ये टूल आपको बताया गया था। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी हेडिंग्स की, कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपका सही होना चाहिए, उस पर भी मेहनत करनी चाहिए आपको कि हेडिंग और सब हेडिंग में कीवर्ड जो आप जिस कीवर्ड पे आप लिख रहे हैं वो इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर, ताकि गूगल को या गूगल बॉट को ये समझ में आए कि ये कंटेंट किस बारे में है। ठीक है, कंटेंट आपका वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। लेंथ जितनी ज़्यादा, अभी लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल का ज़माना चल रहा है। छोटे आर्टिकल्स जब 2005, 2007 और 2010 में 700 और 500 वर्ड के आर्टिकल भी हो जाया करते थे, लेकिन अब कंपटीशन चूँकि इतना ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल पर और वैल्यूएबल आर्टिकल पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने सिर्फ पेजेस को भरने के लिए या आर्टिकल को, जिस तरह एग्ज़ाम में हम लोग कॉपी भरने के लिए भी कभी कभी एग्ज़ाम दिया करते थे कि कॉपी भर दिया जाए ताकि नंबर ज़्यादा मिले, तो अब गूगल थोड़ा स्मार्ट हो रहा है। राइट, वो इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, मशीन लर्निंग एडवांस हो रही है, तो अब गूगल आसानी से समझ जाता है कि कौन से आर्टिकल्स अच्छे हैं, कौन से क्रैप हैं, कौन से बेहतर आर्टिकल हैं। तो ये चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। राइट, उसके बाद कीवर्ड्स आर्टिकल के अंदर भी 6 बार, 5 बार, 6 बार होने चाहिए। फर्स्ट 100 जो वर्ड्स हैं उसके अंदर आपका कीवर्ड जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, सर्च इंटेंशन क्या है आपके यूज़र का, उसको ध्यान में रखते हुए आप आर्टिकल लिखें। पेज लोडिंग स्पीड जो है आपके पेज की वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, WP रॉकेट, और इमेज वगैरह कंप्रेस करना पड़ता है, इमेज कंप्रेस कीजिए, बहुत सारे टूल्स उसके लिए भी आते हैं। उसके बाद इंटरनल लिंक्स विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, मैंने जो विजुअल फॉर्म होता है जो जिससे कोई लिंक जो है वो उसी साइट पे जाती है, तो ये जो विजुअल चीज़ दिख रही है आपको, टेक एसईओ इम्प्लीमेंटेशन इनटू योर ओन हैंड्स, तो ये एंकर टेक्स्ट कहलाता है। जो विजुअल टेक्स्ट देख रहे हैं, जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है, उसका सही इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, और आर्टिकल में अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं तो उस आर्टिकल से दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे अगर आप एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं या फिर इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं तो उसका उससे क्या लेना देना है। जैसे कि कल मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, ऑन पेज ईच सिग्नल, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इन सबको ध्यान में रखना है। अगर आप फिनांस और
लॉ और फिर मेडिकल, इन सब चीज़ों पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो इन सब को ध्यान में रखना है कि किससे आप लिखवा रहे हैं, किससे रिव्यू करवा रहे हैं और उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है उसमें। ये बहुत अच्छे से क्वालिटी रेटर्स, ये आप देख सकते हैं कि गूगल क्वालिटी रेटर्स को ज़्यादा रैंक करता है। वो चेक करता है, वो पहले पूरे इंटरनेट को छान मारता है कि उस आदमी के बारे में जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसके बारे में क्या ट्रस्टवर्दी रेफरेंसेस हैं, क्या वो विकिपीडिया में आया है, न्यूज़ में आया है, कहाँ आया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। YMYL कैटेगरी उसे कहते हैं, जो योर मनी और योर लाइफ, योर मनी और योर लाइफ, YMYL कैटेगरी। ठीक है, कंटेंट में आप आंसर्स, लोगों के जो क्वेश्चन हैं उसका अलग से भी आंसर और फैक्ट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे किसी चीज़ के बारे में तो गूगल की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी गूगल यहाँ पे देता है कि लोगों ने ये भी पूछा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करते हैं और आंसर देते हैं तो ये भी आपके ऑन पेज एसईओ का हिस्सा हैं और आपको रैंक करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद इमेज का ऑल टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज का बिल्कुल ही आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उस इमेज के बारे में बताना है कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, क्या दर्शाता है, इसके आपको वहाँ पे लगाने का क्या मकसद है। वैलिड स्कीमा मार्कअप, ये कोड्स होते हैं कुछ, ये वेल स्ट्रक्चर्ड पेज बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो ये अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आप रेसिपी वाले जितने भी पेजेस आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होते हैं, बनिस्बत इस पे लोग ज़्यादा क्लिक करना पसंद करेंगे बनिस्बत के इन सब चीज़ों पे। ठीक है, ये जो नॉर्मल से आर्टिकल आपको लिखे हुए हैं, राइट। तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको मैंने एक टेम्पलेट बताया था, अगर आपने वो यूज़ किया है, जितने भी प्लगइन्स हैं एसईओ के उसमें से किसी एक प्लगइन को यूज़ करके आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं अपने रेसिपी के बारे में या फिर ब्लॉग के आर्टिकल के बारे में या फिर लोकल बिज़नेस के बारे में। इस तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे गूगल पे। ठीक है, ये किसी ने कल पूछा था कि साइड में जो आता है वो क्या है। ये गूगल नॉलेज ग्राफ का हिस्सा है। ठीक है, ये जब आप अपने लोकल गूगल माई बिज़नेस पे अपनी कंपनी डालते हैं वहाँ से ये उठाता है। बहुत सारे गूगल माई बिज़नेस पे अगर आप डालेंगे तो राइट साइड में ये आता है, तो इसे गूगल नॉलेज ग्राफ कहा जाता है। वो वहीं से ये इन्फॉर्मेशन उठा के राइट साइड में आपको देता है। ये स्कीमा मार्कअप का हिस्सा नहीं है। कल किसी ने पूछा था एप्पल का वो डाल के। ठीक है, तो स्कीमा जनरेटर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो कोई ना कोई एक एसईओ प्लगइन का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ ये भी है। उसके बाद हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग्स। किसी को पता है कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं? नो सर। ओके, कैनोनिकल टैग्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है डुप्लीकेसी से। मान लीजिए आपके पास 2 URL हैं। ठीक है, आपने HTTP भी देखा होगा, HTTPS भी देखा होगा, राइट, www.https भी देखा होगा, बट वो सारे URL जो है एक पेज पे पॉइंट करते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो सेम होता है सबका। तो आपके लिए या आपके ऑडियंस के लिए वो चीज़ सेम होगी, लेकिन जब गूगल बॉट आपके पेजेस को या आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उसे लगता है अरे यार ये डिफरेंट URL है, तो वो कंटेंट को समझ नहीं पाता है कि किसको मैं यूनिक समझूं, किस कंटेंट को मैं इंडेक्स करूं और किसको ना करूं, राइट। तो इस टैग का इस्तेमाल उसी से बचने के लिए है कि अगर आपके पास 2 URL हैं और दोनों सेम कंटेंट पे जा रहा है तो आपको गूगल को ये बताना पड़ेगा, गूगल बॉट को ये बताना पड़ेगा कि किस वाले URL को आप मास्टर कॉपी मानते हैं, किस वाले URL को आप
गूगल में दिखाना चाहते हैं या इंडेक्स कराना चाहते हैं और किसको नहीं, ठीक है। सो द कैनोनिकल टैग हेल्प्स गूगल एंड अदर सर्च इंजिन अंडरस्टैंड विच पेजेस हैव ओरिजिनल कंटेंट एंड विच पेजेस आर डुप्लीकेट्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए ही आप इन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट वाई यू शुड पे अटेंशन टू, अब आप कहेंगे कि क्यों हम भाई डुप्लीकेट कंटेंट बनाएंगे ही क्यों, राइट, कि मेरे 2 पेज सेम कंटेंट क्यों रखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके कंटेंट डुप्लीकेट हैं और यूआरएल सेम है, ठीक है। वैसे भी आजकल गूगल जो है, पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे के पेजेस और कंटेंट और आर्टिकल्स चुरा चुरा के अपने पेजेस पे ले आते थे। तो वो ज़माना अब गया, अब गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, कहाँ से कॉपी हो रहा है कंटेंट ये भी पता चल गया है, राइट, ये भी पता चल जाता है आसानी से। और इस चीज़ को गूगल बहुत हेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं कि भाई सेम कंटेंट अगर पहले से मौजूद है तो सेम कंटेंट क्यों लिख रहे हो। उसके कहने का ये मतलब है, उसमें यूनिकनेस अगर नहीं रहेगी तो गूगल उसे पसंद नहीं करता है। बाकी कैनोनिकल टैग्स की अगर बात आती है तो इसमें ये होता है कि जो गूगल बॉट होता है वो क्या करता है, वो जस्ट स्किम करता है आपके वेबसाइट को, ठीक है। अगर उसने बहुत सारे सेम डुप्लीकेट कंटेंट देखें तो वो आपका जो यूनिक कंटेंट है आपके पेजेस पे वो देखना मिस कर जाएगा, ठीक है। और सेकेंड, लार्ज स्केल डुप्लीकेशन में डाइल्यूट योर रैंकिंग, डाइल्यूट मीन्स कम हो जाएगा, ठीक है, आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे कर दी जाएगी डुप्लीकेसी की वजह से। लेकिन अगर आपका कंटेंट रैंक भी कर जाता है और सर्च इंजन अगर रॉन्ग यूआरएल को अपना, मतलब जो आपका डुप्लीकेट कंटेंट है उसको ही ओरिजिनल मान के अगर रैंक करता है तो वहाँ पे जो है कैनोनिकल टैग्स या ये कैनोनलाइजेशन, जो इस प्रोसेस को हम पूरा कैनोनलाइजेशन कैनोनिकलाइजेशन कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सर्च क्रॉलर्स माइट बी एबल टू रीच योर होम पेज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि http www.example.com, https www.example.com, तो आपके लिए तो ये सेम यूआरएल है, बट और सेम कंटेंट आप रखेंगे, लेकिन गूगल के लिए ये डिफरेंट यूआरएल हो गया और कंटेंट सेम हो गया, तो वो डुप्लीकेसी में आ जाता है, ठीक है। http example.com, http example.com/index.php, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या नाम है, कैनोनिकल टैग्स का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि सर्च क्रॉलर के लिए एवरी सिंगल वन ऑफ द इज़ अ यूनिक पेज। यूनिक पेज मीन्स कि वो डिफरेंट पेज है, राइट, एक पेज नहीं है। क्रॉलर के लिए ये सारे सेम पेज है, लेकिन ये डिफरेंट पेजेस है, लेकिन आपके लिए ये सेम एक ही जगह पे जा रहा है। मान लीजिए कि ये होम पेज है तो होम पेज पे डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन क्रॉलर को लगेगा कि ये अलग अलग यूआरएल हैं, अलग अलग पेजेस हैं, तो उससे वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे कौन सा ओरिजिनल करना है। तो आप इस क्रॉलर को बताते हो कि भैया ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मेरा ये वाला यूआरएल जो है बस वही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है, ठीक है। तो डुप्लीकेट वाले कंटेंट में आप इस वाले यूआरएल को वहाँ पे बता देते हो कि मेरा जो ये यूआरएल है इसी को आपको रैंक करना है, बाकी इन सबको मत देखो तुम। इसीलिए हम कैनोनिकल टैग्स का यूज़ करते हैं। और उसका फॉर्मेट क्या होता है, लिंक रिले कैनोनिकल ahref इज इक्वल टू आपका जो पेज है ओरिजिनल, बस दैट्स इट। ये डुप्लीकेट वाले उसमें चला जाएगा। तो क्या है यहाँ पे मैंने लिख दिया, यू हैव टू पुट कैनोनिकल टैग योर ओरिजिनल यूआरएल और द यूआरएल यू वांट टू इंडेक्स, किसमें, ऑन द डुप्लीकेट कंटेंट पेज। ओरिजिनल यूआरएल का जो यूआरएल है उसको कहाँ पे आपको पुट करना है, डुप्लीकेट कंटेंट पेज पे। अब वो कैसे करते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, जो प्लगइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैं जाऊँ डैशबोर्ड पे,
देखो ये लोकल एसईओ एंड नॉलेज ग्राफ देख रहे हैं आप। इसमें कहाँ पे है कैनोनिकल टैग्स? ये मेरा होम पेज है और चूँकि मैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज़ करता हूँ, तो आप इसके एडवांस सेक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। ये देखो कैनोनिकल यूआरएल आ रहा है। यहाँ पे ये जो भी पेज है आपका, मान लीजिए कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है, तो इसके एडवांस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल वाला आप यूआरएल डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। हमेशा इसके नीचे एडवांस सेक्शन में आप आना, जब भी कोई भी पेज है आपका उसके नीचे, उसके बाद ये एडवांस सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि आपके अपने वेबसाइट पे चेक करना है कि कैनोनिकल टैग्स लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स अगर आप करते हैं, अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ और Ctrl+F दबाओ, यहाँ पे कैनोनिकल लिखो, कैनोनिकल, ये देखो आ गया, ठीक है, राइट। ये मेरा ओरिजिनल हुआ, ठीक है। सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग्स है कि ये मेरा ओरिजिनल यूआरएल है और इसी को क्या नाम है, गूगल को क्या करना है, रैंक कराना है। तो आपके जो भी पेज हैं, मान लीजिए एक पेज होता है कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपका एक पेज है https www.example.com राइट /sample page राइट। ये आपका एक मेन पेज है, राइट। लेकिन आपने एक और पेज बनाया है जो कि प्रिंट करने के लिए, लोगों के प्रिंट करने के लिए बनाया है। तो ये है आपका www.example.com, ठीक है, सैम्पल पेज और प्रिंट। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में ये है कि दोनों में कंटेंट सेम है, राइट गाइस, दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन ये वाला आपका प्रिंट वर्जन है। तो गूगल जब आता है तो दोनों को ये जो यूआरएल है वो यूनिक यूआरएल मानेगा, मींस दीज बोथ यूआरएल्स आर डिफरेंट बट द कंटेंट ऑफ द पेज इज सेम। तो उसको क्या लगेगा कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है, राइट। तो जो आपको क्या करना है, यू हैव टू put canonical tag your original URL or the URL you want to index on the duplicate page। तो ये क्या है, आपका डुप्लीकेट पेज है। तो आप क्या करोगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाओगे और जो डुप्लीकेट पेज है वहाँ पे आपका ओरिजिनल URL आ जाएगा,
ठीक है। ये वाला URL आपका डुप्लीकेट पेज के नीचे एडवांस सेक्शन में जो भी आप SEO प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप ये वाला URL डाल दोगे, राइट गाइस। On the duplicate page you have to put your original URL, right? This is the original URL and this is the page you want to index, and you do not want to index this page, right? You want to tell Google that please index this page and not this page, or you want to say to Google that this is the master page and this is the copy duplicate content. So Google will automatically, what they will do, they will index this, right, and not this one. तो इसीलिए डुप्लीकेसी से बचने के लिए, डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए ये आप डालते हैं ताकि गूगल को आप बता दें, ठीक है, कि भाई ये हमारा जो URL है वो डुप्लीकेट है और ये वाला ओरिजिनल है, तो मेरे ओरिजिनल URL को करो और डुप्लीकेट URL को मत करो। समझ में आया कैनोनिकल टैग्स? यस सर। ओके। अब क्या आता है, एक आता है robots.txt फाइल। अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं भाई? तो robots.txt फाइल ये ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब ना R बड़ा होगा ना कोई चीज़ बड़ा होगा, ये robots.txt फाइल ये इसी तरह से होगा। ये कैसे करते हैं, हम अपने स्क्रीन पे जाते हैं, अपने लैपटॉप पे, यहाँ पे कैसे TXT फाइल क्रिएट करते हैं, राइट? ऐसे ये है ना TXT डॉक्यूमेंट, राइट? इसमें आप जो भी करोगे इसको आपको सेव करना है। ये सेव कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट्स, अरे ये ऐसे कैसे सेव हो रहा है? robots.txt ये इस तरह से सेव करना होता है और इसको फिर आपकी अपनी साइट पर लगाएं। लेकिन यहाँ पे भी आपको अगर ये फाइल, अगर आपके पास कोई भी SEO प्लगइन नहीं है तो ये फाइल को आपको होस्टिंग में जाके उसके रूट डायरेक्टरी में सेव करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपकी अगर साइट है https://robots.txt, इस तरह से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके रूट डायरेक्टरी में करना है, ठीक है। किसी भी सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी में ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जिस साइट का भी आपको robot.txt फाइल वो करना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो क्या करता है ये सर्च इंजन क्रॉलर्स क्या होते हैं? क्रॉल जो करते हैं आपकी वेबसाइट को, जो क्रॉल करते हैं मतलब चेक करते हैं। रोबोट्स आते हैं आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं इस तरह से, तो इसी को क्रॉलिंग बोलते हैं, क्रॉल करना, राइट, धीरे धीरे कि आपकी वेबसाइट में क्या है क्या नहीं है। तो जो सबसे पहले जब रोबोट आता है ना आपकी वेबसाइट पे, तो इसी फाइल को ढूंढता है कि robots.txt फाइल कहाँ है इस वेबसाइट की, ठीक है। तो इसमें आप उस रोबोट को क्या बताते हैं कि किस URL को तुम्हें क्रॉल करना है, ठीक है, या किस URL पे हमारे वेबसाइट के किस URL को तुमको क्रॉल करना है, किस पेज को क्रॉल करना है हमारी साइट पे, इसको हम बताते हैं अपने robots.txt फाइल से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि robot.txt फाइल से आप सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ उसको जाना है और कहाँ नहीं जाना है, राइट। तो ये किस लिए करते हैं, अब इस पे हम बात करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर मैं
कहूँ shoutmeloud.com, अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है इसका robots.txt फाइल ऐसे रहेगा। किसी भी वेबसाइट के आगे आप यहाँ पे लगाओगे उसका txt फाइल robot.txt फाइल आपको मिल जाएगा। ये देखो, तो ये जो यूज़र एजेंट है, ये बॉट को हम क्या कर रहे हैं, बॉट को बोल रहे हैं, ये जो भी यूज़र एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज़र एजेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है निंजा बॉट। मीन्स निंजा बॉट को ये बता रहा है कि किसको अलाउ करना है, मतलब जो भी यहाँ पे यूआरएल शुरू हो रहा है वहाँ से स्लैश के बाद, उसको आपको क्या करना है, अलाउ करना है। उसके बाद ये देखो मीडिया पार्टनर्स गूगल, उसको अलाउ करना है। यूज़र एजेंट गूगल बॉट इमेज, ठीक है, तो किसको अलाउ कर रहा है, ये WP कंटेंट अपलोड, मतलब अपने वर्डप्रेस पे जो भी अपलोड उसने कंटेंट किया है उसको भी ये अपने गूगल बॉट को बोल रहा है कि उसको भी अलाउ करना है, मतलब उसको भी ये रैंक कराना चाहता है, ठीक है। उसके बाद यूज़र एजेंट एड्स बॉट गूगल, मतलब गूगल के जो ऐड के बॉट हैं, जो ऐड को स्किम करते हैं या क्रॉल करते हैं, उसको भी बता रहा है। यूज़र एजेंट MJ12 बॉट, तो इस तरह के SEM रश बॉट, तो इस तरह के बहुत सारे बॉट हैं जिसको आप बोलते हैं नाम लेके। यूज़र एजेंट मतलब कौन से बॉट हैं, ये रॉजर बॉट, ये देखो नेक्स्ट जनरेशन सर्च बॉट, ये देखो ठीक है। और जिसको ब्लॉक करना है, जिसको डिस अलाउ करना है, यहाँ पे डिस अलाउ रहता है, जिसको अलाउ करना है वहाँ पे अलाउ रहता है। तो बहुत सारी ऐसे URL हैं जिसको आप दिखाना चाहते हो या बॉट को बताना चाहते हो कि भाई इस वाले को अलाउ करो, इस वाले को नहीं अलाउ करो। मिसाल के तौर पर अगर मेरा जो वर्डप्रेस का लॉगिन है, मान लो https www.example.com, ठीक है, /wp admin, राइट। अब यहाँ पे मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे एडमिन में जा रहा हूँ मैं, और ये पेज जो है मेरा एडमिन पेज है। तो मैं क्यों चाहूँगा कि ये चीज़ जो है, ये वाला जो URL है वो इंडेक्स हो गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले URL को मैं चाहूँगा ही नहीं कि वो सर्च इंजन में रैंक करे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली वेबसाइट है मेरी, तो मैं WP एडमिन से क्या करता हूँ, मैं अपना लॉगिन करता हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा URL वो गूगल पे आए, ठीक है। यूज़र को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे और आप कहते हैं, चलो मैं किसी और वेबसाइट का दिखाता हूँ, smartkarobar.com, राइट, और इसका robots.txt फाइल मैं निकालता हूँ। robots.txt, राइट, मैं इस पर जाऊँ तो यहाँ पे यूज़र एजेंट, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, या जितने भी सर्च इंजन के बॉट हैं, मैं उन सबको यहाँ पे बोल रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि मेरा जो URL है इस पर अगर ख़त्म होता है /WP admin, इसको मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, इसको आपको इस पे जाना ही नहीं है और इसको रैंक ही नहीं करना है, ठीक है। और किसको अलाउ करना है, WP admin ajax.php, राइट। उसके बाद किसको अलाउ करना है, साइट मैप को मेरे, ठीक है, क्योंकि साइट मैप बहुत ज़रूरी होता है, तो साइट मैप को अलाउ करना। और किसको अलाउ नहीं करना है, तो यहाँ पे आप robots.txt फाइल को इसलिए बनाते हैं कि कौन से URL को आप चाहते हो बॉट को क्रॉल करना और कौन से URL को नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन एक बात ये समझ में आती है कि एक तो ये तरीक़ा है कि आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे robot.txt फाइल बना के वहाँ पे सिंपल सा ऐसी इंस्ट्रक्शन देने हैं आपको, यूज़र एजेंट, उसके बाद जो है स्टार अगर आप लगाते हैं तो सारे बॉट को आप बोल रहे हो, ठीक है। और ऐसे नाम लेके बोलना है आपको कौन कौन से बॉट हैं जिसको आपको बताना है, चूँकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है अब,
क्यों ये करती है, क्यों ये इसने इसको अलाउ कर रखा है, क्यों डिसअलाउ कर रखा है, इसको पता होगा, ठीक है। ब्लॉक क्वांटिफाई, व्हाट इज़ क्वांटिफाई, आई डोंट नो, राइट। HTTPS मेगा इंडेक्स, अब जो भी इनको ये या तो उसको यूज़ कर रहे होंगे, यूज़र एजेंट मेगा इंडेक्स डॉट RU, इसको ये कह रहा है कि डिसअलाउ कर रहा है, ठीक है। यूज़र एजेंट मेगा इंडेक्स डॉट कॉम, राइट। जो भी बॉट्स हैं, जिस बॉट को भी इनको नहीं करना है, ठीक है, वो यहाँ पे डिसअलाउ करते हैं, और जिसको करना है उसको क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। तो आप इस वाले robots.txt फाइल से ये देखो, यूज़र एजेंट ahref बॉट को डिसअलाउ कर रहा है, किसको, ये, राइट। जो भी URL स्लैश के बाद शुरू हो रहा है, उस सारे URL को इन्होंने कहा है डिसअलाउ किया है, तो ahref का बॉट इनकी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर सकता। तो ये स्पैमिंग से भी बहुत सारे लोग बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अपने URL को जो है ब्लॉक कर देते हैं, या इंडेक्स नहीं कराना चाहते, ठीक है। गूगल बॉट होगा तो वो इंडेक्स नहीं करेगा, बाकी ये सब बॉट होंगे जो दूसरी वेबसाइट के हैं, जैसे ahref है, इसको डिसअलाउ कर रहा है, तो इनकी वेबसाइट से जो है बहुत सारी चीज़ें चोरी जो हो जाती होंगी, वो नहीं चाहते होंगे कि जो दूसरे लोग हैं वो देखें उसको, या अगर बॉट के ज़रिए कुछ कर रहे हैं तो वो उसका इन्फॉर्मेशन ना ले पाएँ उस वेबसाइट का, ठीक है। तो उसके लिए हम इस robot.txt फाइल का उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि हमारे वेबसाइट के किस URL को आपको क्रॉल करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है। तो मोस्टली जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको मैंने बताया कि यही एक URL है जिसको आप नहीं चाहोगे इंडेक्सिंग, और ये जब आप रैंक मैथ SEO, जो भी SEO प्लगइन है वो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ जो है वो कर देते हैं ऑलरेडी, कि ये वाले जो WP एडमिन है इस वाली URL को वो इंडेक्स ना करें, ठीक है, डिसअलाउ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, अभी आप जाएंगे यहाँ पे चलिए जनरल सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप अब यहाँ पे देखिएगा एडिट robots.txt फाइल, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये देखो, दिस फाइल इज़ ऑटोमेटिकली एडिड बाय रैंक मैथ SEO प्लगइन टू हेल्प अ वेबसाइट इंडेक्स बेटर, राइट। मोर इन्फो HTTPS रैंक यूज़र एजेंट मतलब स्टार मतलब ऑल बॉट्स को ये क्या डिसअलाउ कर रहे हैं, WP एडमिन अलाउ किसको कर रहे हैं, इसको। साइट मैप मेरा क्या है, ये है, बस ये। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यूज़र एजेंट ऐसे करके आपने लिखा गूगल बॉट, ठीक है, गूगल बॉट, उसके बाद लिखा आपने डिसअलाउ, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर डिसअलाउ ये कर दो, ठीक है, डिसअलाउ। और जिसको भी करना है यहाँ पे स्लैश, सर तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अरे जी उसका थोड़ी करोगे भाई, तुम अपने हिसाब से करोगे ना कि तुम्हें किस URL को नहीं करना है, इसका थोड़ी करोगे भाई, ये तो अपनी वेबसाइट के हिसाब से किया हुआ है। मैं तो ये बता रहा था कि किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो आप जब शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में तो आपको यही WP एडमिन वाला है, ठीक है। मान लीजिए मेरा WP एडमिन वाला URL है, तो स्लैश के बाद ही तो शुरू होता है। ये देखो स्लैश मेरा ये URL है, उसके बाद स्लैश के बाद जो चीज़ है वो क्या है, WP एडमिन है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी ख़त्म हो रहा है इसको तुमको नहीं करना है, तो मैं ये करूँगा ही क्यों, राइट। इस वाले पेज पे मैं किसी को क्यों भेजूँगा, तो इसको मैं रैंक ही नहीं कराना चाहता, तो मैंने डिसअलाउ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये SEO प्लगइन में जब आप जाओगे तो ये चीज़, ये वाली चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है, इन सबको लिखने की। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप दूसरे किसी बॉट को नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप आके यूज़र एजेंट डाल के उसके बाद उस बॉट का नाम लिखिए आगे, और उसको वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है कि भाई ये, उसके बाद डिसअलाउ या अलाउ, जो भी करना है आपको, डिसअलाउ यहाँ पे, उसके बाद स्लैश के बाद क्या डिसअलाउ करना है आपको, मान लीजिए कुछ भी है, WP कंटेंट्स, ठीक है, WP अपलोड्स, जो भी करना है आपको डिसअलाउ या अलाउ, वो आप सिंपल तरीके से आप इस तरह से लिखेंगे, और वो आपका बॉट जो है वो स्कैन करेगा और उसको फिर छोड़ देगा, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो गूगल के बॉट को
कि मेरे वेबसाइट के किस यूआरएल पे तुमको जाना है और किस यूआरएल पे नहीं जाना है, ठीक है, किस यूआरएल को क्रॉल करना है और किसको नहीं, ठीक है। राइट गाइस, तो WP एडमिन वाला जो यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं होता है। तो robots.txt फाइल का एक ही काम है कि इस txt फाइल से आप सबसे पहले गूगल बॉट या कोई भी बॉट आता है तो इस फाइल को ढूंढता है, जिसमें वेबसाइट ओनर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, वो अपने हिसाब से दिए होते हैं कि उसको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सब का यूज़ नहीं करते हैं तो आप क्यों करोगे इसको, ठीक है। और यूज़र एजेंट गूगल बॉट मैं भी ये डाल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरा ये है और मुझे ये डालना है यूज़र एजेंट, ये अलाउ WP कंटेंट अपलोड्स, मेरे WP कंटेंट में जो भी है मीडिया वाले में अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरा WP कंटेंट अपलोड्स में जितना भी है, और मैं ये सेव चेंजेस कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे इमेज भी मैं चाहता हूँ कि मेरे इमेज या WP कंटेंट भी मेरे क्या हों, बस। अब मैं यहाँ जाता हूँ, एक मिनट, मेरा इनकॉग्निटो दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, दिखाना दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ smartdigitallifestyle.com पे, ओके। अब मैं देखता हूँ कि वो अपडेट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे क्या डालना है मुझे, robots.txt, राइट, ये देखो आ गया, यूज़र एजेंट गूगल बॉट इमेज अलाउ WP, ठीक है। आगे गाइस, इसके बाद मुझे किसको करना है यार, वो भी मैं डाल ही देता हूँ। यूज़र एजेंट ऑल, मुझे भी ये चाहिए, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसी में डाल देता हूँ मैं, यूज़र एजेंट CJ WP एडमिन डिसअलाउ रिकमेंडेड डिसअलाउ, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ। लिंक आउट हटा देता हूँ, ये क्या है, रिकमेंडेड वाला सेक्शन, बस मुझे ये चाहिए। तो जिसको अलाउ करना है, जिसको डिसअलाउ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे गूगल को दे सकते हो, ठीक है। अब फिर से आप जाओ मेरे उस पर, जाता हूँ यहाँ इनकॉग्निटो मोड में, स्मार्ट, यहाँ पे जाऊँगा सर लिंक आउट का मतलब क्या है? पता नहीं भाई, इसीलिए तो मैंने हटा दिया। अब वो उनके हिसाब से क्या होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अब देखो यहाँ पे आ गया, मैं भी इनको WP एडमिन और रिकमेंडेड वाला मैं नहीं चाहता कि वो रैंक हो, ठीक है। यूज़र एजेंट गूगल बॉट इमेज WP कंटेंट्स मैं इसको अलाउ करना चाह रहा हूँ, राइट, बस। इसके बाद एक और चीज़ मैं भूल गया, साइट मैप, ठीक है। अगर मैं इस पर जाऊँ smartkarobar.com और robots.txt, साइट मैप मुझे डालना है, और साइट मैप मेरा क्या है, साइट मैप सेटिंग्स, ये अभी बताऊंगा मैं साइट मैप कैसे होता है, कैसे करना है, राइट। मेरा साइट मैप ये है,
इतनी चीज़ तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप WP कंटेंट जो भी आपका मीडिया है या जो भी अपलोड करते हो आप अपनी वेबसाइट पे, अगर वो नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप डिसअलाउ कर दो, यहाँ पे लिख देना डिसअलाउ। अभी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपलोड किया है कंटेंट, मैं चाहता हूँ कि लोग उसको भी देखें या वो भी रैंक हो। ओके गाइस, तो इस तरह से इसको आप आसानी से यहाँ से ही आप एडिट कर सकते हैं। आपको होस्टिंग पे जाके और उसके रूट डायरेक्टरी में वो फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे robots.txt ये नाम डाल के, ये नाम लिख के, उसके बाद इस पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन दे के आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जिसे तो ये नाम जो है ये ज़रूरी है कि आप robots.txt उसका नाम रखो, ना आर बड़ा ना कुछ बड़ा, कोई भी बिल्कुल नहीं, स्मॉल लेटर में लिखना है और इसी तरह से लिखना है robots.txt। ओके, तो ये बात हुई हमारी robots.txt फाइल की। अब मेटा डिस्क्रिप्शन कल हमने बताया था, जब आप शुरू में यहाँ पे देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के नीचे जो आता है टाइटल टैग्स की, जब हम बात कर रहे थे कि ये तो एक आपका URL दिखता है गूगल पे, कोई सर्च कर रहा है तो उसके बाद ये टाइटल टैग दिखता है, तो उसके नीचे जो होता है ये होता है मेटा टैग, ठीक है। ये मेटा टैग क्या करता है? ये मेटा टैग गूगल को बताता है, या गूगल को इंस्ट्रक्शन, ये गूगल जब क्रॉल करता है तो उसे ये बताता है कि ये कंटेंट जो इसके अंदर है वो किस चीज़ के बारे में है, राइट। तो ये भी बड़े अच्छे से आपको बताना, ताकि कोई भी पढ़े, मतलब सर्च मैट्रिक्स इंटरप्राइज SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सर्च मैट्रिक्स एक क्वेरी डाली, उसमें ये आर्टिकल निकल के आया जिसका जो है URL ये है, उसके नीचे ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो ये किस चीज़ के बारे में है उसके बारे में सर्च मैट्रिक्स सूट फॉर एंटरप्राइज कंपनीज इज दी बता रहा है कि क्या है ये। इज दी ग्लोबल लीडर इन SEO मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, SEO ऑप्टिमाइजेशन, सोशल एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो आपको संक्षेप में एक लाइन में लिखना है कि ये जो आर्टिकल आपने लिखा है वो आपके रीडर की किस तरह से हेल्प करेगा, या फिर आपका जो ये आर्टिकल है वो किस बारे में है। अगर उसको आप बासानी अच्छे से लिख के बता देते हैं तो गूगल जब सर्च करता है तो उसे ये पता चलता है। ये भी ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसको परफेक्ट करने में थोड़ी सी लोगों को परेशानी आती है। उसके लिए एक फार्मूला आप फॉलो कीजिए, और वो फार्मूला क्या है? ये है मेटा डिस्क्रिप्शन फार्मूला। अब इसी तरह से होता है ना, दिस इज़ अ वेब पेज टाइटल टैग। कैसे? ये देखो आप यहाँ पे कुछ भी आपने क्वेरी किया, हाउ टू यूज़ वेट, ठीक है, ये वाला तो रिच स्निपेट है। कुछ भी आपने क्वेरी किया, ये तो क्या है? URL है। तो आप देखो डिस्क्रिप्शन में ये क्या है? ये टाइटल टैग है, और ये क्या है? URL है। और URL के नीचे क्या है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब ये देखो 21 टिप्स, इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन को ठीक से लिखा भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देखनी है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, राइट। ये देखो है या नहीं है? 21 टिप्स फॉर वेट लॉस, ये पता है ये डायरेक्टली ये जो कंटेंट, ये जो रैंक मैथ SEO प्लगइन है, या जो भी SEO वाला प्लगइन है, अगर आप नहीं लिखते हो ना मेटा डिस्क्रिप्शन, वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो आपके कंटेंट से कुछ भी उठा लेगा गूगल, कुछ भी, और आपका जो ये प्लगइन है ना, ये कुछ भी उठा लेगा और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रैंक हो जाएगा। तो इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन को हमेशा लिखना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ पे लिखा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए पोस्ट में आया आप, अब हम क्या करेंगे, कल एक पोस्ट बिल्कुल ही फ्रेशली अपलोड करेंगे, और फिर उसका SEO कैसे करते हैं ऑन पेज, वो हम फिर 1 बाय 1 करेंगे। जो इतना अभी हमने डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, ये सारी चीज़ें ऑन पेज SEO की, राइट, इसको हम पर्सनली 1 बाय 1 करके कल बताएंगे, राइट। अभी तो आपने ये समझा है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं।
अब उसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, मैं एक पोस्ट पे करूँगा उसको प्रैक्टिकली, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, राइट गाइस? तो डू यू वांट इट और नॉट? Yes, sir. या तो अब यहाँ पे सर आप जी, किसी ने कुछ बोला? कुछ नहीं सर, मैं बोला था कि शायद हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेटा डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आइए, आप कुछ भी है, आप व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, राइट? अब इसने कुछ भी उठा लिया होगा, क्योंकि इसका मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन शायद याद है मुझे कि मैंने नहीं लिखा था। अब ये आर्टिकल है, इसका ये हेडलाइन है, ये इसका वो है क्या, यूआरएल है, ठीक है? ये आर्टिकल की बॉडी है। अब मैं जब अपने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन जो है ये मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला, तो प्रीव्यू कैसे दिखेगा यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे भी देखो, डेफिनेटिव आंसर के बाद ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है? इसे मुझे सही करना है। यहाँ पे आप देखो, ये कीवर्ड है व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, मैंने पूरा हेडलाइन उठा के यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? ये इसी पे आर्टिकल ही है ये, और ये हेडलाइन जो है ये कीवर्ड है पूरा, व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, ठीक है? तो ये कीवर्ड जो है आपका, जो भी कीवर्ड है उसको आप यहाँ पे आपको डालना है, राइट? क्यों बोल रहा है कि व्हाट डज पैसिव इनकम मीन? सर कीवर्ड कितना भी बड़ा डाल सकते हैं या ज़्यादा छोटा होना सही है? नहीं, अब वो कीवर्ड वो कीवर्ड पे हम बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, शॉर्ट टेल सर कीवर्ड आपकी होता आवाज़ है। बहुत इको हो रही है। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत रिपीट हो रही है। सर वॉइस की हो रही है। ओके, अब सही आ रही है? जी सर। हाँ, स्पीक एंड जी ओके। यस सर। ओके, तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप कहाँ पे लिखते हैं? ये एडिट स्निपेट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, ये टाइटल हो गया, तो इसको मत छेड़ना, ये टाइटल सब और उसके बाद साइड नेम ये खुद ब खुद कर लेता है। परमालिंक कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है? उसके बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन फार्मूला यहाँ पे बताया है कि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं, ऐसे ही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है, तो दिस इज़ द कंटेंट ओवरव्यू, किस चीज़ के बारे में, लर्न हाउ टू गेट ए स्पेसिफिक बेनिफिट, मतलब क्या आप कोई बेनिफिट उससे क्या मिल रहा है फ्रॉम दिस कंटेंट डिस्क्रिप्शन, ये। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इनका डिस्क्रिप्शन, इनका जो टाइटल क्या है, ऑन पेज एसईओ एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड पेज, राइट? ऑन पेज एसईओ। So this is a complete guide to on-page SEO. Learn how to get higher rankings, a specific benefit, right? With this in-depth post, ठीक है? Content description, right? तो मैं क्या लिखूँगा? This article will clear your doubts about passive income that you know. ठीक है? इसको आप जितना भी परफेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है?
ऐसा लिखना है कि उस आर्टिकल के बारे में जो है आपको ओवरव्यू देना है एक 2 सेंटेंस में कि ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। केयर डॉट्स अबाउट पैसिव इनकम दैट यू नो। बस दैट्स इट। ये बिल्कुल ही परफेक्ट बोलता है, हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क आ रहा है आई थिंक। हाँ, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बोलता है, मतलब सेम टू सेम जितना भी जो पैसिव इनकम। अब मैं ये लिखूँगा तो ये कहेंगे कि ये सही है। ये देखो 63 आ गया ना। अब ये राइट मीनिंग मैंने लिख दिया तो इन्होंने समझा कि वो है, तो इसीलिए ये वाली चीज़ जो है ना मुझे ख़राब लगती है रैंक मैथ एसईओ की, कि अब यहाँ पे पैसिव इनकम मीन का क्या मतलब है? कुछ नहीं, पैसिव इनकम मीनिंग होता है हुर्रे। अब देखो यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन दी एसईओ टाइटल, यस फोकस कीवर्ड यूज इन दी यूआरएल, या लेट इट बी, लेट्स अपडेट इट। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखना है, ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने में। ये इसका फॉर्मूला है। तो कल मैं क्या करूँगा, कल एक आर्टिकल हम फ्रेशली अपलोड करेंगे और जितने भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उन सब पर हम 1 बाय 1 काम करेंगे, राइट गाइज। तो आप लोगों का एक वो है, एक टास्क है कि आप लोग भी एक आर्टिकल कुछ लिखिए, ठीक है, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बन गई है, ताकि साइड बाय साइड हम लोग उसको कर सकें। क्या कहते हो? Yes, sir. सही आइडिया है कि नहीं? यस सर। सर तो जैसे मैंने वर्डप्रेस की पूरी एडिटिंग देखी, जी और लेकिन जिस तरीके से डोमेन आपका वाला जो डोमेन में सारे ऑप्शन है ना, इस हाँ। पोस्ट पे नहीं है सर। कैसे ऑप्शन? जैसे आपने कहा स्टार्ट अपडेटिंग पर क्लिक करें, उसमें स्टार्ट अपडेटिंग ही नहीं है स्टार्ट अपडेट। सर। आपने प्रोफ्री होस्ट पे कहा स्टार्ट अपडेटिंग पे क्लिक करें, आज जो वर्डप्रेस है आपका, फिर उस पर प्रोफ्री होस्ट पे तो है ही आवाज़ नहीं। नहीं आ रही है स्वालिया, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। हेलो हाँ बताओ। सर, मैं कह रही थी कि जो आपने वर्डप्रेस की जो आपकी वीडियो है, मैंने उसमें क्लिक करके पूरी देखी। उसमें जैसे आपने आपने कहा है कि स्टार्ट अपडेटिंग पे क्लिक करें, पर जो प्रो फ्री होस्ट की वेबसाइट पे वर्डप्रेस है उस पे तो है ही नहीं स्टार्ट अपडेटिंग। स्टार्ट अपडेटिंग। बिल्कुल सर बेसिक सी बना रहा है वो वेबसाइट, मतलब फोटो वगैरह भी अपलोड नहीं हो रही। हम दोबारा ट्राई करेंगे अभी।
हाँ, फ्री होस्ट पे तो आपको मुश्किल तो आएगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग फ्री होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे को सर हमें जब हम GoDaddy से डोमेन ले लेंगे फिर हमें हॉस्टिंगर से हॉस्टिंगर भी लेना होगा। जी, जी। तो होस्टिंग और डोमेन तो ये तो बहुत ज़रूरी है वेबसाइट के लिए। तो इफ़ यू आर गोइंग टू डू सम सीरियस बिज़नेस देन यू कैन डेफिनेटली राइट, अगर उसमें जाना है। Right now I'm waiting for the good. That's why I'm not starting yet. ओके, या व्हेनेवर यू आर रेडी यू कैन डू सो। ठीक है, अब तो आपको वर्डप्रेस का ओवरऑल चीज़ें आपको पता चल तो गई है ना कि होस्टिंग लिया जाता है, डोमेन लिया जाता है, और डैशबोर्ड के बारे में भी आपको फेमिलियरिटी थोड़ी सी आ गई है। तो आप तो यूट्यूब वीडियो देख के भी अब बना लोगी आराम से। ठीक है, अगर आपने होस्टिंग और डोमेन लिया है बाद में तो इतनी फेमिलियरिटी काफ़ी है। अब नाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑन फ्री होस्ट कि किस तरह से वर्डप्रेस। अगर उसमें भी आपको परेशानी आ रही है तो यू कैन DM मी अराउंड 11 AM, 11 और 12 आफ्टर 1 PM। ठीक है, तो फिर मैं आके जल्दी से आप